हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण पॉलिटी से जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक मामला आया हुआ है ना? ये मामला क्या है और इससे संबंधित विवाद क्या है और ये विवाद क्यों बना हुआ है, इस पर हम आज की चर्चा में बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसको आगे एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत पहले वर्ष 2015 में एक मामला आया था और इसका नाम था अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामला। इस वाद में ये अपेक्षा की गई थी कि निर्वाचन आयुक्तों की जिस तरीके से नियुक्ति की जाती है, इनका जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, वह बहुत ही अस्पष्ट है, अनक्लियर है। और इसी के कारण इस वाद में यह डिमांड की गई थी कि एक कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम यानी कि निर्वाचक मंडल, है ना? कॉलेजियम सिस्टम यदि स्थापित होगा तो उसके आधार पर यदि निर्वाचन होगा निर्वाचन आयुक्तों का, तो फिर ये ज्यादा बेहतर है ना? कितनी ये अजीब बात है कि निर्वाचन आयुक्तों के निर्वाचन के लिए उनकी नियुक्ति को लेकर करके यह विषय यहाँ पर उभर रहा है ना? तो कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था हो, है ना? और यह क्यों डिमांड की गई थी? यह डिमांड इसलिए की गई थी क्योंकि इनकी नियुक्ति के कॉन्टेक्स्ट में एज सच स्पेसिफिक कोई व्यवस्था अभी तक है नहीं। ठीक है, इससे संबंधित और भी जो बातें हैं जब हम आगे करेंगे तो फिर आप इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे। बहरहाल ये जो वाद था, उस वाद में क्या डिमांड की गई थी, यहां पर ये आप समझ लीजिए। ठीक है, देखो, इसमें यह भी कहा गया कि भाई जिस तरीके से जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित जो लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति में जिस तरीके से विपक्ष के नेता को भी उसमें शामिल किया जाता है, उस समिति में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है और न्यायपालिका से भी कोई व्यक्ति रहते हैं, उसी तरीके से इस संदर्भ में भी एक निर्वाचक मंडल, एक कॉलेजियम सिस्टम हो और उस समिति के आधार पर निर्वाचन हो, ये डिमांड की गई थी। ठीक है, बाद में ये जो मामला है दोस्तों, ये 2018 में एक संवैधानिक पीठ को सौंपा गया। ठीक है ना, संवैधानिक पीठ को। और उसके बाद से इससे संदर्भित अन्य कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई। और इसी मुद्दे को लेकर करके हाल के समय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संविधान पीठ का गठन किया हुआ है, इस संविधान पीठ में इसकी सुनवाई चल रही है ना? और इसी के कारण यह विषय वर्तमान में बहुत ही अधिक संवेदनशील, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा कि इस संविधान पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो न्यायमूर्ति KM जोसेफ, है ना? KM जोसेफ इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। केवल नाम ध्यान में रखने के लिए मैंने यहां पर इनका नाम लिख दिया है ना? न्यायमूर्ति KM जोसेफ। ओके, अच्छा, अब हम इस पूरे मामले को और विस्तार से समझते हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बात तो ये कही है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है ना? नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। क्यों स्पष्ट नहीं है? इसका कारण यह है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बना देते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को यदि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना देते हैं तो फिर वह जो है अपना पूरा का पूरा कार्यकाल कई बार फुलफिल ही नहीं कर पाता है। 6 वर्ष का कार्यकाल सामान्य तौर पर माना जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता है। बहुत ही कम अवधि के लिए वह कार्यकाल पूरा कर पाता है। पहले के समय में वो जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है, इसने उदाहरण दिया कि पहले के समय में 1950 के दशक में या फिर उसके बाद की स्थिति को यदि देखें
तो 8 साल 7 साल 6 साल इस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल रहता था, है ना। लेकिन बाद की यदि अवस्था देखें तो फिर 100 दिन, उससे भी कम दिन, इस तरीके से कार्यकाल रह रहा है। तो यह पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था अभी तक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो इसी को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में चिंता जाहिर की है। आगे क्या कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अन्य विकल्प क्यों नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जब पूछा कि भाई आपके यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, तो फिर सरकार की तरफ से जवाब आया कि जो सामान्य तौर पर निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हीं को फिर वरिष्ठता के आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। तब फिर सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न किया कि क्या और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्या और कोई इसका विकल्प नहीं है, क्या इसी को केवल हमेशा कंटिन्यू रखना है, बरकरार रखना है। आगे, नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का नियंत्रण ठीक नहीं है, यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है ना। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था तो है ही, इसका काम राज्य विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, बाकी जो भी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी चुनावों का संचालन करवाना तो है ही और इससे संबंधित नियम कायदे बनाना तो है ही। साथ ही यह जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर भी काम करता है ना। ध्यान रखिएगा कि यह एक अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर भी काम करता है। अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब यहां पर फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की गई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि जब ये अर्ध न्यायिक निकाय है और अर्ध न्यायिक निकाय की नियुक्ति में पूरी तरीके से नियंत्रण कार्यपालिका का रहेगा, तो ये जो निकाय है क्या सही तरीके से काम कर सकेगा, क्या ये स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम कर सकेगा, यह एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है ना। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर करके हाल के समय में यह जो विषय है, यह विषय गरमाया हुआ है। साथ ही एक और जो हालिया घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि हाल ही में अरुण गोयल नाम से एक व्यक्ति हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, और वे हाल ही में निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। मुश्किल से 3-4-5 दिन पहले की बात है ना। तो इसी को लेकर के यह विषय और अधिक टसल वाला हो गया है कि इस तरीके से जो आप जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बना देते हैं और फिर बाद में वैसे व्यक्ति को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना देते हैं, यह जो मामला है, यह मामला बहुत ही पेचीदा है, इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है ना। तो ये चीजें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, संविधान पीठ के माध्यम से की गई हैं। एक यहाँ पर मैं आपको लिस्ट भी दर्शा रहा हूं जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी सभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं उन सभी के संदर्भ में जो उनकी कार्यावधि रही है, यदि देखा जाए तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे वे सुकुमार सेन थे। यदि आपको नाम स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, पहले निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, है ना। इनका कार्यकाल 8 साल से भी अधिक समय तक था, सुकुमार सेन। और बाद में धीरे धीरे जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये है राजीव कुमार, है ना, राजीव कुमार, ठीक है। इनकी जो अभी अवधि है बहुत ही कम दिनों की है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाद के समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की जो कार्यावधि है उसमें घटोतरी देखी गई है, ठीक है। और इन्हीं बातों को लेकर करके सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई है। आइए इस पर हम और आगे विचार करते हैं। तो इस पूरे मामले में सरकार का तर्क क्या है ना। सरकार का पहला तर्क यह है, जो भी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं और उसके बाद जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, तो केवल इस एंगल से नहीं देखा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बहुत ही कम समय का रहा, क्योंकि जब वह
इलेक्शन कमिश्नर या फिर निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम कर रहा था, उसका जो उस समय का कार्यकाल था उसे भी काउंट किया जाना चाहिए, उसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो पहला तर्क तो इसमें यही है कि निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को भी शामिल किया जाना चाहिए, कार्यकाल को सीईसी के अनुभव में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। शामिल किया जाना चाहिए। पहला तर्क तो यही दिया गया, ठीक है। दूसरा तर्क यह दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर एज सच कोई टिप्पणी न करे, है ना, ये एज सच कोई टिप्पणी करने से बचे, क्योंकि यह काम जो है कार्यपालिका का है, विधायिका का है, और जिस तरीके से स्वतंत्र न्यायपालिका काम करती है उसी तरीके से स्वतंत्र कार्यपालिका भी काम करती है। इसलिए न्यायपालिका इसमें जानबूझकर करके हस्तक्षेप न करे। ये बातें सरकार के स्तर पर की गई हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ये तर्क दिया गया है ना। तो स्वतंत्र कार्यपालिका का तर्क बात समझ में आ रही है? ये एक महत्वपूर्ण तर्क यहां पर दिया गया है। तीसरी जो बात यहां पर सरकार के स्तर पर की गई है वो कही गई है कि शुरू से लेकर अभी तक जिस व्यवस्था के आधार पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है उस कंटेस्ट में अभी तक कोई भी विवाद खड़ा नहीं हुआ है, और भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था के तौर पर निश्चित तौर पर एक बेहतर संस्था के तौर पर साबित हुआ है। जितने भी भारत में आम चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सभी में भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने में सक्षम रहा है। तो अभी तक इस पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया गया है, इसकी कार्यशैली को लेकर करके, इसके नियम कायदे को लेकर करके, इसलिए इस पर कोई एज सच दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि इसमें हम कोई नया संशोधन करें। तो यहां पर यह बात कही है कि वर्तमान तक चुनाव आयोग की क्षमता बेहतर, ठीक है। तो इन आधारों पर सरकार ने अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष में रखा है। लेकिन इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही, सरकार ने जो बातें कही, इस पूरे मामले में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है कि संविधान क्या कहता है, भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है। तो देखो यहां पर ध्यान से समझना है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324(2) है ना, अनुच्छेद 324(2) इसमें जिक्र मिलता है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में ये बातें स्पष्ट तौर पर लिखी गई हैं कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार समय समय पर जो भी जैसी स्थिति हो उसके अनुसार से राष्ट्रपति महोदय हैं वो इसकी नियुक्ति करेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति के द्वारा साथ ही संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। और ताज्जुब वाली बात यह है दोस्तों कि अभी तक संसद ने जो विधि बनाई है इस कंटेस्ट में, निर्वाचन आयोग के कंटेस्ट में, वह जो विधि है वह 1991 में बनाई गई थी, जो कि
चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित, उनके कार्य संचालन से संबंधित विधि को दर्शाती है। और उस 99 में जो विधि बनाई गई थी, 99 की विधि में ये कहा गया है कि इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु रहेगी ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, है ना, इनमें से जो भी पहले हो उसके अनुसार से ये रहेगा। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में एज सच और भी कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, और इसी को लेकर करके याचिकाएं भी दायर की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी सवाल खड़े कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसी बिंदु पर यहाँ पर पूरी की पूरी जो स्थिति है, यह स्थिति जो है एक तरीके से जटिल रूप ले रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इस पूरे मामले में अन्य पक्ष क्या कहता है ना। संविधान में जो बात कही गई कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसके बाद जो विधि बनाई गई है उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या एक मिसिंग है, ये चीजें इसमें कही गई हैं। संविधान जो है इस मामले में मौन है कि नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर क्या होगी। ध्यान रखना कि नियुक्ति की प्रक्रिया या फिर उनकी जो योग्यता है वह क्या होगी। भाई सामान्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता का तो निर्धारण किया ही हुआ है भारतीय संविधान में। आप जब भी सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में पढ़ते हैं तो निश्चित योग्यता का निर्धारण किया हुआ है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना है तो फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति के अनुसार वह एक बेहतर विधिवक्ता होना चाहिए, है कि नहीं। या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक वह न्यायाधीश होना चाहिए, तब वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है ना। तो ये बातें इसमें प्रावधान के स्तर पर, संवैधानिक प्रावधान के स्तर पर की गई हैं। लेकिन जब हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में बात करते हैं तो इनकी योग्यता का जिक्र संविधान में नहीं है ना। ये ध्यान रखना कि भारतीय संविधान जो है योग्यता का जिक्र नहीं करता है, योग्यता का जिक्र नहीं करता है ना। और यह यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है मिसिंग पॉइंट यहाँ पर दिखता है। और इस संदर्भ में जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वो अपने स्तर पर वह निर्वाचन आयुक्त के तौर पर किसी भी व्यक्ति को जो भी उसे लगता है उसको वो नियुक्त करती है। ठीक है, अच्छा, इस मामले में जो अन्य पक्ष हैं, अन्य पक्षों को यदि हम देखें तो इस संदर्भ में कई समितियां भी पहले गठित की गई हैं, है ना। ध्यान रखना कि वर्ष 1975 में तारकुंडे समिति का गठन किया गया था, तारकुंडे समिति। और इस समिति ने भी कहा था कि एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों को मिलाकर करके एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और उस समिति के आधार पर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, इस समिति ने यही कहा था। इसके बाद 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति बनी, दिनेश गोस्वामी समिति। इसने भी सेम बात कही कि इस समिति के माध्यम से ही जो कौन सी समिति, फिर से वही बात कही, क्या कहा कि पीएम और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है यानी कि विपक्ष का जो नेता है ना, और साथ ही सीजेआई, इन तीनों को मिलाकर करके समिति बनाई जाए और देन फिर वह निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करे। इसके बाद 2015 में विधि आयोग ने भी ऐसी ही बातें कही, है ना। इनफैक्ट विधि आयोग ने तो कहा कि इसमें राज्यसभा के जो उपसभापति महोदय हैं और जो कानून मंत्री हैं उनको भी ऐसी समिति में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। तो 5 सदस्यों की समिति का जिक्र विधि आयोग ने किया इस मामले में। पीएम, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति। और इसके आधार पर इसने सिफारिश की कि यह जो समिति बनेगी वही फिर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। तो इस मामले में अन्य पक्ष यहाँ पर ये जो है निकलकर सामने आ जाता है ना। तो अभी तक की जो हमने चर्चा की, इससे आप समझ सकते हैं कि यह जो विषय है, यह विषय किस तरीके से व्यापक होता चला गया है।
भारतीय संविधान इस मामले में क्या कुछ कहता है ये हमने जिक्र कर लिया। जो याचिकाएं दायर की गई उनकी क्या डिमांड रही थी ये हमने जिक्र कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष क्या कुछ रखा है, क्या क्या सवाल किए हैं सरकार से ये हमने देख लिया, और सरकार ने इस मामले में क्या अपना समर्थन के लिए तर्क रखा है ये हमने देख लिया। और इस संदर्भ में अन्य जो समितियां हैं उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ये हमने देख लिया। अब ये आगे आने वाले समय में यह तय हो पाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ है इस संदर्भ में क्या कुछ निर्णय लेती है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर एक सवाल आप नोट कर लीजिए, इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। हाल के समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर क्या मुद्दे उठे हैं? इस संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लेख भी कीजिए। बहुत ही स्पष्ट है, दोनों ही स्तरों पर मैंने चर्चा कर ली है, दोनों ही स्तरों पर आप एक एक करके इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।